Hello everyone, welcome to all of you from MDM Higher Education College. I am Rajdeep sir, your physics lecturer, and today we are going to start third book of BSc second year. Name of book is Optics. हिंदी में इसका नाम है प्रकाश की। हमने इसके फर्स्ट वीडियो बना दी थी जिसमें हम लोगों ने स्नेल्स लॉ कर दिया था, फेरेंट्स लॉ भी साथ में किया था। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कार्डिनल पॉइंट या प्रधान बिंदु। लेट्स सी दिस पॉइंट वन बाय वन। तो अपनी यहाँ पे मेन हेडिंग है यहाँ पे किसी प्रकाशीय निकाय के प्रधान बिंदु, यानी कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लेंसेस होंगे उसके क्या हमें डिस्कस करने हैं, कार्डिनल्स पॉइंट डिस्कस करने हैं, या फिर सह अक्षीय लेंस के प्रधान बिंदु तथा उनके गुण, द पॉइंट्स ऑफ को एक्सिस लेंसेज एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो ये लंबी चौड़ी जो हेडिंग है ना, इसमें सबसे पहले अपने छोटा सा पार्ट देखते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम, यानी कि किसी प्रकाशीय निकाय के प्रधान बिंदु। ये बिंदु या ये प्रधान बिंदु या फिर कार्डिनल पॉइंट्स होते क्या हैं? मान लो हमारे पास बहुत सारे लेंस हैं, तो क्या होता है जब हम इमेज का डायग्राम बनाते हैं या प्रतिबिंब ड्रॉ करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सारे लेंस हैं, सबके हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और जो इमेज फॉर्मेशन है ना वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जटिल हो जाता है। लेकिन अगर हमें ये प्रधान बिंदु पता है, कार्डिनल पॉइंट पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, कितने भी कैसा भी सिस्टम हो लेंस का, चाहे बहुत सारे लेंस हो, हम इन पॉइंट्स की हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि हम प्रतिबिंब का रेखा चित्र बना सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके क्या हैं जिसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। यहाँ पे तीन प्रधान बिंदु हैं, तीन कार्डिनल पॉइंट्स हैं। आपका फर्स्ट है प्रिंसिपल पॉइंट। ये प्रिंसिपल पॉइंट आपके दो होंगे, इसी तरीके से फोकस पॉइंट भी आपके दो होंगे और नोडल पॉइंट्स भी आपके दो होंगे, यानी 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं, 2 फोकल पॉइंट है और 2 नोडल पॉइंट्स हैं। प्रिंसिपल पॉइंट्स को हिंदी में कहते हैं मुख्य बिंदु, फोकल पॉइंट को बोलते हैं फोकस बिंदु और नोडल पॉइंट्स को बोलते हैं निर्णित बिंदु। तो ये बिंदु क्या हैं, ये आपको समझने हैं। अगर ये बिंदु आपको समझ में आ गए ना, तो सिस्टम ऑफ लेंसेज होएगा या सिस्टम ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज जो होंगे उनके लिए आप इमेज का फॉर्मेशन बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हो। यानी हमारे पास बहुत सारे लेंस है, उनका सिस्टम दे रखा है, बस इन पॉइंट्स की हेल्प से आप इमेज बना सकते हो। तो ये पॉइंट्स देखते हैं क्या वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल पॉइंट्स। तो प्रिंसिपल पॉइंट के लिए आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में ये जो एक्स डैश है ये हमारी होती है को एक्सियल एक्सिस, यानी कि ये होती है सह अक्ष। सह अक्ष क्या होती है पहले ये समझते हैं। सह अक्ष वो होती है या को एक्सियल एक्सिस वो होती है जिसमें बहुत सारे लेंस हो, लेकिन उन आपको पता है कोई लेंस होता है तो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मुख्य अक्ष होती है। लेंस का क्या होता है, मुख्य अक्ष होती है या प्रिंसिपल एक्सिस होती है। लेकिन इमेजिन करें कि बहुत सारे लेंस हैं या सिस्टम ऑफ लेंस है, तो उनकी अलग अलग क्या होंगी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, मुख्य अक्ष होंगी। लेकिन हम यहाँ पे इमेजिनेशन कर रहे हैं कि जितने भी लेंस है ना सबका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है यहाँ पे कॉमन है, सेम ही है, तो उसको हम क्या कहते हैं को एक्सियल एक्सिस या सहयुग्मी अक्ष। तो यहाँ पे एक्स और एक्स डैश क्या है, सहयुग्मी अक्ष है, यानी जितने भी लेंस है हमारे पास उनका सबका कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको सहयुग्मी अक्ष या को एक्सियल एक्सिस कहते हैं। अब प्रिंसिपल पॉइंट ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं इस को एक्सियल एक्सिस के ऊपर जिस पर क्या होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन या आवर्धन जो होता है रैखिक आवर्धन वो क्या हो यूनिटी हो, या यूनिटी साथ में क्या हो पॉजिटिव हो, यानी वो इकाई होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। यहाँ पे दो डायग्राम देख रहे हो आप, एक तो है P1H1 और एक है P2S2। ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है और ये हमारी क्या है इमेज है। दोनों के साइज हाइट क्या है सेम है, और यहाँ पे आपका क्या है इन दोनों के बीच में क्या है सिस्टम ऑफ लेंसेज है। अगर आपको इस एक्सिस के ऊपर कोई दो पॉइंट ऐसे मिल गए जिन पे क्या हो रहा है, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट अगर इमेज की मिल जाती है, यानी जितनी हाइट बिंब की है उतनी हाइट प्रतिबिंब की मिल जाती है, तो इस एक्सिस के ऊपर ये जो दो पॉइंट है ना इन्हीं को हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल पॉइंट्स बोलते हैं, यानी कि मुख्य बिंदु बोलते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रिंसिपल जो हमारे पास को एक्सियल एक्सिस होती है या सहयुग्मी अक्ष होता है उस पर ऐसे दो पॉइंट्स आपको अगर मिल जाते हैं जिस पर क्या हो इमेज की हाइट उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल हो जाए, तो उस दो पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल पॉइंट्स बोलते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया मैंने आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा फोकल पॉइंट।
फोकल पॉइंट देखते हैं क्या होते हैं। एक चीज़ मैं बताया तो यहाँ पे जितने ही पॉइंट्स हैं ना, ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, को एक्सियल एक्सिस में मिलेंगे, सहयुग्मी अक्ष पे मिलेंगे। वापिस से यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हो, ये इसको नेम दे देता हूँ, एक्स डैश। ये लाइन पे अगर आपको ऐसे दो पॉइंट मिल गए जिस पे क्या हो रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे कोई फोकस की इमेजिनेशन करें और इससे क्या हो रही है, रेस इंसिडेंट हो रही है, यानी कि रेस क्या है, बाहर निकल रही है, या मैं ये कह सकता हूँ कि रेज है ना फोकस को पास कर रही है या फोकस बिंदु से गुजर रही है, तो आफ्टर इमर्जन या जब ये किरणें या रेज निर्गत होंगी किस में से, सिस्टम ऑफ लेंस में से, तो क्या होगा कि ये जो रेज है ना जो इंसिडेंट थी यानी कि जो फोकस पॉइंट से निकल रही थी, ये क्या हो जाएंगी, ये को एक्सियल एक्सिस के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, उसके समांतर हो जाएंगी। और अगर मान लो कोई ऐसी इंसिडेंट रे है जो पहले से क्या है, को एक्सियल एक्सिस के पैरेलल है, यानी जो किरण है, ऐसी आरोपित किरण है जो क्या हो, सहयुग्मी अक्ष के समांतर हो, तो वो क्या होगा, आफ्टर इमर्ज, जब उनका इमर्जेशन होएगा या जब वो निर्गत होंगी, किससे निर्गत होंगी, सिस्टम ऑफ लेंस से, तब वो किरणें कहाँ से पास होंगी, किसी उसके फोकस से पास होंगी। तो ये जो फोकस पॉइंट्स होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट्स बोलते हैं या फिर फोकस बिंदु कहते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर फोकस बिंदु से किरण आरोपित हो रही है या निकल रही है या इंसिडेंट हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, आफ्टर इमर्जन वो क्या हो जाएंगी, वो उनकी इमर्जेंट रे यानी निर्गत किरण क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और अगर रेस इंसिडेंट रे ऑलरेडी पैरेलल है, समांतर है, तो उनकी जो इमर्ज रे है या निर्गत किरण है वो क्या हो जाएंगी, फोकस बिंदु से गुजरेंगी या पासेस थ्रू हो जाएंगी वो फोकस पॉइंट से। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट्स बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एंगुलर नोडल पॉइंट्स यानी कि निर्णती बिंदु, ऐसे बिंदु जहाँ पर क्या हो, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो, 1 के इक्वल हो। यानी कि हमारे पास अगर कोई इंसिडेंट रे है, इस डायग्राम में रहता हूँ, यहाँ पे वापस से ये x और x डैश क्या है, हमारी को एक्सियल एक्सिस है, सहयुग्मी अक्ष है। अगर कोई किरण, आरोपित किरण या इंसिडेंट रे कोई थीटा एंगल बनाती है और वो क्या है, इमर्ज होती है यानी निर्गत होती है, तो आपको ऐसा लगेगा, अगर वो इमर्ज होती है और जितनी हाइट P1 H1 की है उतनी हाइट अगर इमेज की बन जाए P2 S2, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये किरण है ना सेम एंगल से इधर से क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है, निर्गत हो रही है। फिर से सुन लो, यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे है, उसने क्या एंगल बना रखा है, कोएक्सियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रखा है, ठीक है ना। और इसके जो ऑब्जेक्ट साइज है, अगर वही साइज इमेज साइज के इक्वल हो जाए, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो इमर्ज रे है या निर्गत किरण है ये क्या कर रही है, सेम एंगल बना रही है। तो इन पॉइंट्स को N1 और N2 को हम क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर हाइट सेम है ना तो इन ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, और इन्हीं को हम कहते हैं निनर्ती बिंदु यानी कि नोडल पॉइंट्स। इसमें आपको ये बताया था कि ये जो किरण है ना, ये जो इंसिडेंट रे है, ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इधर से निकल रही है, जब वो इमर्ज होएगी, निर्गत होएगी। जा तो इस तरफ रही है लेकिन देखने में ऐसा लगेगा कि ये इधर से आ रही है। तो ये एक तरीके का क्या है, फील है, महसूस होता है हमें कि N2P2 है ना, वो हमें लगता है कि इधर से अंदर से निकल रही है, जबकि इंसिडेंट रे हमारी ये है। इसके बाद एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एंगुलर मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं हम m थीटा से, और वो होता है tan थीटा 2 बाय tan थीटा 1, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो एंगल है और जो इमेज है उसके लिए जो एंगल है, उनका रेशो। यहाँ पे थीटा की 2 किसका एंगल है, इमेज का यानी कि प्रतिबिंब का, और थीटा 1 किसके लिए एंगल है, ऑब्जेक्ट का यानी कि वस्तु का। तो अगर उनका टेंजेंट लें हम दोनों का और उनका रेशो निकाल दें या उनको भाग दे दें, और अगर वो 1 के इक्वल आता है, तो हम ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट्स कहते हैं या निनर्ती बिंदु कहते हैं। ओके, अगर आपका m थीटा 1 के इक्वल आता है तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, निनर्ती बिंदु यानी कि नोडल पॉइंट्स होते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देना, चाहे ऐसे एक्सप्लेन कर देना, दोनों सही हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमने ये तो पता कर लिया कि ये पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि प्रधान बिंदु क्या क्या है,
या कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए। प्रिंसिपल 2 पॉइंट्स प्रिंसिपल के होते हैं, 2 पॉइंट्स फोकल के होते हैं और 2 पॉइंट्स नोडल्स के होते हैं। यानी 2 बिंदु क्या होते हैं, मुख्य अक्ष के होते हैं, 2 बिंदु किसके होते हैं, फोकस बिंदु के होते हैं, और 2 बिंदु किसके होते हैं, निवृत्ति बिंदु के होते हैं। अगर हमारे पास ये 6 बिंदु की इंफॉर्मेशन है तो हम अपनी इमेज कैसे बना सकते हैं या प्रतिबिंब कैसे बना सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, कोई वस्तु रखी है। अगर आप जो फर्स्ट रूल था कि अगर कोई रे पैरेलल है किसके, को एक्सल एक्सिस के, यानी कि सहयुग्मी अक्ष के, तो यहां से वो क्या होएगी, इमर्ज होएगी, निर्गत होएगी, और निर्गत होने के बाद वो किससे पास होएगी, फोकस F2 से। ये अपने ने रूल पढ़ा था कि फोकल पॉइंट का रूल क्या था कि अगर कोई इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है तो इमर्ज रे क्या होएगी, वो किससे इमर्ज होएगी, वो होएगी फोकस पॉइंट से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगर कोई रे फोकस पॉइंट से पास होती है, इंसिडेंट कोई इंसिडेंट रे है पासिस थ्रू फोकल पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होएगा, जब वो सिस्टम ऑफ लेंस से क्या होएगी, पास थ्रू होएगी या उसमें निकलेगी उसके थ्रू, तो हमने पढ़ा था रूल कि ये रे क्या हो जाती है, इमर्ज रे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, यानी कि समांतर हो जाती है। ओके, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद एक और रूल पढ़ा था अपनों ने कि अगर कोई रे लेंस से पास होती है तो अगर उनकी हाइट सेम होती है तो क्या होगा कि जितना एंगल यहां पर बन रहा है, मैं थोड़ा दिखा देता हूं आपको, यानी कि ये जो एंगल है ये सपोज कर लो θ1 है, चलो थीटा है, तो क्या होगा, इमर्ज रे जो होगी ना वो भी क्या करेगी, सेम एंगल बनाएगी यहाँ पे थीटा। ये हमने किसका रूल पढ़ा था, नोडल पॉइंट्स का। ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, और ये रे इस पॉइंट से ही पास होएगी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। इस इमेज को नेम दे देते हैं A1 B1। तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और A1 B1 क्या होगी, हमारी इमेज होगी। यानी कि हमने कार्डिनल पॉइंट्स की सहायता से, हेल्प से या प्रधान बिंदु की सहायता से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इमेज का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि प्रतिबिंब की रचना कर दी है। तो हमने इन पॉइंट्स की हेल्प से रचना करनी सीख लिया। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपको नहीं समझ आया तो इसको वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देख लेना। मैंने आपको तीनों रूल से इमेज कैसे बनती है आपको समझा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स फॉर्मूला और एंड अदर रिलेशन फॉर को एक्सिस लेंस सिस्टम। यानी कि जो यहाँ पे हम कुछ सह संबंध देखेंगे अलग अलग तरीके से, बहुत सारे संबंध है, और इस संबंध किसमें के बीच में, जो हमारे पास लेंस सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या संबंध बना सकते हैं, या फिर न्यूटन्स जो लॉ है उसके साथ इसका क्या संबंध बन सकता है। तो पहले तो आपको मैं ये समझाऊंगा न्यूटन लॉ होता क्या है, और न्यूटन लॉ को समझने से पहले हम एक बार डायग्राम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कार्डिनल पॉइंट्स या प्रधान बिंदु की सहायता से इमेज फॉर्मेशन कैसे की थी। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, इसमें देखो ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ए डैश बी डैश यहाँ पे क्या है, A1 B1 यहाँ पे क्या है, इमेज है, प्रतिबिंब है। यहाँ पे रूल क्या थे कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगी, वो किससे पास होएगी, फोकस से। देखो ये जो रे है AH1 H2, AH1 तो यहाँ पे क्या इंसिडेंट रे है, आरोपित है, और H1 और H2 कौन सी रे है, इमर्ज है, यानी कि निर्गत किरण है।
ये भी निर्गति होती है एक तरीके से H2F, और S2 किससे, H2F2 क्योंकि F2 से पास होगी क्योंकि पैरेलल है एक्सिस के, तो इमर्ज के बाद क्या बनता है, ये किससे पास होती है, F2 से। इसके बाद सेकंड रूल देखो यहाँ पे क्या है कि अगर रे फोकस से पास होती है तो इमर्ज रे कहाँ से पास होएगी, वो पैरेलल हो जाएगी या समांतर हो जाएगी किसके, कोएक्सियल एक्सिस के या सहयुग्मी अक्ष के। इसके बाद यहाँ पे कोई θ1 एंगल बन रहा है, θ1 एंगल के कारण यहाँ पे जो इमेज बन रही है P1H1, तो अगर उसी हाइट की इमेज बन जाए तो सेम एंगल यहाँ पे क्या बनता है, -θ2। ओके, तो यहाँ पे दोनों एंगल क्या है, सेम होंगे। अब इसके बाद और कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक चीज़ तो ध्यान ये रखनी है कि कहीं पर भी जैसा आपको पता ही है जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं उसमें ये तो होता है पॉजिटिव एक्स, ये होता है नेगेटिव एक्स, ये होता है पॉजिटिव वाई और ये होता है नेगेटिव वाई। बस इस चीज़ को माइंड में रखना, आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप इधर की डायरेक्शन देख रहे हो तो पॉजिटिव लेनी है, इधर की डायरेक्शन देख रहे हो तो नेगेटिव लेनी है, अपर की डायरेक्शन देख रहे हो तो पॉजिटिव लेनी है और लोअर की डायरेक्शन देख रहे हो तो नेगेटिव लेनी है। तो यहाँ पे देखो ये जो हाइट है ये H1 है, ये हाइट नीचे की तरफ है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी एक्सिस ये है और वाई एक्सिस बीच में मान लो इधर। ओके, तो ये हाइट यहाँ पे क्या लोगे, S2 नहीं लोगे, -S2 लोगे। इसके बाद जो लेंस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल U से, लेकिन यहाँ पे लेना है आपको नेगेटिव U। और लेंस से, ये पूरा सिस्टम ऑफ लेंस है, लेंस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है हम किसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। इसके बाद P1F1 फोकल डिस्टेंस है। ओके, F माइनस क्यों लिया, क्योंकि इधर की तरफ है -F1। और P2F2 भी के यहाँ पे फोकल डिस्टेंस है, फोकस दूरी है, और यहाँ पे लेना आपको पॉजिटिव F2 क्योंकि इस तरफ है। इसके बाद BF1 जो डिस्टेंस है उसको आप लेट करोगे -x1, और B1F2 जो डिस्टेंस है उसको आप लेट कर लो +x2। इसके बाद हाइट मैंने आपको बता दिया, ये सारे आपको कोऑर्डिनेट्स ध्यान रखने हैं जब अपने डेरिवेशंस करेंगे। तो एक बार इसको डायग्राम को अच्छे ढंग से देख लो और इसके बाद मैं आपको रिलेशंस बताऊंगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब देखते हैं रिलेशंस। हमारा फर्स्ट रिलेशन है न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन फॉर्मूला क्या कहता है कि x1 x2 का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होएगा, f1 f2 के। ये फॉर्मूला आया कैसे है, अब आपको यहाँ पे डिस्कस करके दिखाते हैं। तो पहले तो देखो x1 क्या है, x2 क्या है, f1 क्या है, f2 क्या है। तो ये x1 है, ये f1 है, ये x2, ये हमारा x2 है और ये f2 है। तो अब मुझे इतना पता चल गया कि मुझे जो ट्रायंगल लेना है कौन सा लेना पड़ेगा, एक तो ये लेना पड़ेगा और इस डिस्टेंस के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये वाला। ओके, पहले इधर की बात कर लेते हैं। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या समरूप हैं? बिल्कुल है, क्योंकि दिख रहा है आपको कि ये एंगल, ये कौन से एंगल होते हैं, VO वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं या फिर शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है जिसमें आपको कोई भी दो एंगल आपको सेम मिल जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाए या संगत कोण बराबर मिल जाए, तो वो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इतना तो पता चल गया कि सिमिलर है। सिमिलर है तो हमें पता है कि प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्रायंगल की कि रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि F1 और P1 का जो रेशियो है BF1 के साथ वो इक्वल होएगा, ये हाइट ले लेते हैं, P1 K1 का AB के साथ। ओके, अब इनकी वैल्यू दे देते हैं। P1 F1 की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है आपको, इस तरफ है -F1। BF1 की वैल्यू कितनी है,
माइनस x1। P1 K1 कितने हैं, उधर से देखो माइनस S2। और AB की वैल्यू कितनी है, H1। तो यहां से H2 ओवर H1 किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा, कितने माइनस है यहाँ पे, 3 माइनस है, 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा, माइनस F1 ओवर X1 के। ठीक है ना। अब उस तरफ देखते हैं डायग्राम। X1 के लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे, ये वाला लोगे। और F2 के लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे, ये वाला ट्रायंगल लोगे। दोनों ट्रायंगल ये भी क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि S2 और H1 का जो रेशो होएगा वो इक्वल होएगा माइनस किसके, X2 ओवर F2 के। चाहे तो आप करके देख लेना, ये रिलेशन आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इनको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से देखो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, कंपेयर करेंगे तो इट मीन्स इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। राइट हैंड साइड जब इक्वल होंगी तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि x1 x2 किसके इक्वल है, f1 f2 के। तो ये क्या होता है, हमारा न्यूटन फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशन, यानी कि बिंब और प्रतिबिंब में क्या संबंध होता है। तो आपको पता है ये बिंब कहाँ पर है, प्रतिबिंब कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था, A1 B1 हमारी इमेज थी, यानी ए बी हमारे वस्तु था, बिंब था, और A1 B1 क्या था, प्रतिबिंब था। इनका आपस में क्या रिलेशन है वो देखते हैं अपने। तो अगर मैं बात ए बी की कर रहा हूँ तो इट मीन्स मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे एक तो, हाँ एक हमें यहाँ पे दूरी भी पता करनी है कि ये जो दूरी है ये माइनस यू है और ये दूरी जो है ये प्लस वी है। यानी कि जो हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट है और इमेज है, इनकी जो डिस्टेंस है, इनका आपस में क्या रिलेशन है वो निकालना है। ओके, तो हम एक तो ये बड़ा, ये जो ब्लू कलर की जो लाइन खींची मैंने, इसके लिए आप ये देखो कि ट्रायंगल कौन सा ले सकते हो आप। तो इसके लिए आपको जो ट्रायंगल लेना पड़ेगा वो कौन सा लेना पड़ेगा आपको, ये लोगे आप। ठीक है, और इसमें आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। आप एक काम करो, एक तो ये ट्रायंगल ले लो, ये छोटा सा ट्रायंगल, ओके, और एक आप ले लो ये बड़ा ट्रायंगल, कलर थोड़ा डिफरेंट है। ये दो ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें रेशो निकालते हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों 90-90 एंगल है, इसका भी 90-90 है, और ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। दोनों ट्रायंगल्स के सिमिलर हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि F1 P1 का रेशो होएगा जो किसके साथ, AH1 के साथ, वही रेशो किसका किसके इक्वल होएगा, P1 K1 का H1 K1 के साथ। ओके, ये ग्रीन कलर का ट्रायंगल और ये रेड कलर का ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो इस बेस पे उन्होंने ये लिया है। अब आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि सर ये ब्लू लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ की थी तो आपने ये ट्रायंगल क्यों नहीं लिया, ये ट्रायंगल लेते तो थोड़ा रेड कलर के साथ सिमिलर करना इसको थोड़ा टफ पड़ता। लेकिन इतना तो हमें पता है कि जितनी लेंथ इस ब्लू लाइन की है उतनी लेंथ कितनी है इस ग्रीन लाइन की है, तो इस ब्लू की जगह हमने इस ग्रीन को प्रेफर किया है और इस बेस पे हमने ट्रायंगल चेंज कर दिए। अब आप अपनी वैल्यू रख दो, F1 P1 की वैल्यू कितनी है, डायग्राम में देखते हैं। F1 P1 की वैल्यू है -F1, तो यहाँ पे आ जाएगा -F1। ओके, AH1 की वैल्यू कितनी है, AH1 की वैल्यू होगी -U। ओके, इसके बाद P1 K1 की वैल्यू कितनी है,
P1 K1 की वैल्यू है -S2 रिटर्न है यहाँ पे, और H1 K1 की वैल्यू कितनी है, H1 और K1 की वैल्यू में ये तो पॉजिटिव H है और यहाँ पे नेगेटिव S2 है, तो ये बन जाएगा H1 - S2। अब अपने उधर की बात कर लेते हैं, इमेज साइड की या प्रतिबिंब की तरफ की। तो प्रतिबिंब की तरफ के आपको जो ट्रायंगल लेने हैं वो बताया था कौन से लेने हैं। एक तो आपको लेना है ये छोटा सा ट्रायंगल, और एक आपको लेना है ये बड़ा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल पे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो आप ये रिलेशन बना दोगे आराम से इसका, ओके। रेड और ब्लू ट्रायंगल लेके आप ये इमेज, ये रिलेशन इजीली राइट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इनको आपस में ऐड कर दें, क्या कर दें हम, इनको ऐड कर दें, तो एक तो यहाँ देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है। जब हम इनको ऐड करेंगे होगा क्या, ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है ये तो है सेम, यानी ये तो एलसीएम है और ये सेम हो जाएगा। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर H1 में से क्या माइनस हो जाएगा, S2 माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो राइट हैंड साइड का सम है ना वो हो जाएगा H1 - S2 डिवाइडेड बाय H1 - S2, यानी ये तो हो जाएंगे कैंसिल और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और हमने क्या किया है, सिंपली इनको ऐड किया है। हमने यहाँ पे क्या किया है, इनको ऐड किया है, और ऐड करने पर बस ये रिलेशन आ गया। अब देखते हैं कि अगर बात करें एयर की, कि इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, मीडियम सेम है, तो होता क्या है एयर के केस में, एयर के केस में जो F2 की वैल्यू होती है वो -F1 के इक्वल होती है, और इसको हम क्या डिनोट कर देते हैं, F से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अगर ये -F1 F के इक्वल है तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप, इसकी जगह आप लिखोगे -F, और F2 किसके इक्वल है, F के, तो इसकी जगह लिखोगे +F। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये F कॉमन आके डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे +1/v माइनस -1/u किसके इक्वल आ जाएगा, 1/f के। और ये किस केस में होता था, आपको याद होगा, ये अपसारी लेंस के या डाइवर्जेंट लेंस के केस में होता था ये रिलेशन। डाइवर्जेंट के केस में यहाँ पे नेगेटिव आता था, और ये हमारे पास रिलेशन आ गया बिंब और प्रतिबिंब में। आपको दो रिलेशन याद रखने, तो ये वाला और एक ये वाला। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन, पार्श्व आवर्धन यानी कि ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन। इसको डिनोट करते हैं MT से, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे अनुपात लेते हैं, बिंब की ऊंचाई से, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन, पार्श्व आवर्धन। और यहाँ पे देखो ये हाइट कितनी है, इमेज की हाइट कितनी है, -S2 है, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, +H1 है। तो ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या होती है, ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन होती है। अब ये S2 और H1 जो हमने निकाला है इसका हम अलग अलग तरीके से रिलेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये S2 और H1 यहाँ पे भी था इससे पहले टॉपिक में। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कोई ऐसे देख लेते हैं, ये आपको S2 दिख रहा है यहाँ पे, और ये आपको H1 दिख रहा है। अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो हमें S2/H1 मिल जाएगा, ओके। एक माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को। और S2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, F1u है, और S2 के H1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे, F2v है। आपको पता ही है कि जब इंटू कराते हैं तो ये इससे इंटू होता है और ये इससे इंटू होता है, यानी कि जो फोर्थ लाइन का इंटू फर्स्ट से होता है और थर्ड का सेकंड से होता है। तो S2 और H1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, F1v डिवाइडेड बाय F2u के। ये भी रिलेशन आप राइट कर सकते हो इसके साथ, और एक माइनस भी था तो यहाँ पे माइनस हो रहेगा, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। इसके बाद देखते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी कि कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि m थीटा होता है अभी थोड़ी देर पहले, और ये किसके इक्वल होता है, tan θ2/tan θ1 के।
यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि देखो ट्रायंगल क्या है, ये राइट एंगल्स ट्रायंगल है और इनमें क्या है सिमिलैरिटीज़ है। क्या सिमिलैरिटीज़ है कि जो हाइट इधर है वही हाइट इधर है। देखो ये हाइट, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये वाला ट्रायंगल, एक तो हम ये ट्रायंगल देख रहे हैं थीटा 1 के लिए और ये एंगल देख रहे हैं थीटा 2 के लिए। तो देखो हाइट तो सेम ही है, हाइट सेम है, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो रेशो tan थीटा 2 और tan थीटा 1 का है वही रेशो क्या है sin थीटा 2 और sin थीटा 1 का होता है। इसके बाद इसमें और क्या क्या हम बना सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर tan थीटा 2 की वैल्यू फाइंड करें तो वो किसके इक्वल आएगी, H2P2, और H2P2 किसके इक्वल है, H1 के। और बेस क्या है यहाँ पे, आधार क्या है, P2B1, P2B1 किसके इक्वल है, V के, डिवाइडेड बाय थीटा 1 के लिए देख लेते हैं। थीटा 1 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर कितना है, अगेन H1 है, और बेस यहाँ पे कितना है, -V है। H1 से H1 कैंसिल हो जाएगा और ये -VU तो ऊपर आ जाएगा और V डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास एक रिलेशन ये भी आ गया। ऐसे डिफरेंट टाइप के आप रिलेशन निकाल सकते हो। एक रिलेशन और है यहाँ पे, वो होता है एबेस साइन कंडीशन। ये आपको पता होनी चाहिए कि ये आपको एक बार डायरेक्ट लर्न करना है। ये आया कहाँ से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे प्रीवियस टॉपिक था ये। μ1 H1 साइन थीटा 1 किसके इक्वल होता है, μ2 H2 साइन थीटा 2 के। μ1 μ2 यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि ये यहाँ पे जो लेंस होता है उसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसका क्या कह सकते हैं कि अपवर्तनांक होता है। ये अपवर्तनांक पहले लेंस का है, पहले मीडियम का है, और यहाँ पे μ2 अपवर्तनांक दूसरे मीडियम का है, दूसरे माध्यम का है। तो ये एबेस साइन कंडीशन होती है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी हम H2 और H1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 की वैल्यू देखें तो यहाँ से साइन थीटा 2 और साइन थीटा 1 का जो रेशो है वो किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा μ1 H1 डिवाइडेड बाय μ2 H2। अब यहाँ पे भी देखो साइन थीटा 2 ओवर साइन थीटा 1 है, और यहाँ पे भी क्या साइन थीटा 2 ओवर साइन थीटा 1 है। अगर हम इनको कंपेयर करें, अगर इस रिलेशन को इस रिलेशन के साथ कंपेयर करें अपने, तो इट मीन्स एम थीटा की वैल्यू एक और आ जाएगी मेरे पास, क्या, μ1 H1 डिवाइडेड बाय μ2 H2। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि एम थीटा अगेन किसका इक्वल आ जाएगा, μ1 H1 डिवाइडेड बाय μ2 H2 के। तो ये हमारे पास आ गया एंगुलर मैग्निफिकेशन, कोणीय आवर्धन। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरियों में संबंध। फोकस दूरियां कहाँ थी, एक तो फोकस दूरी ये थी और एक फोकस दूरी ये थी, इनका रिलेशन देखना है अपने को। तो एक तो अपने जो कुछ यहाँ पे जो अपने चीज़ें रिलेशंस निकाल चुके हैं ऑलरेडी, उन्हीं की हेल्प लेते हैं। एक तो एम थीटा अपने निकाला था, वो किसके इक्वल आया था, μ1 H1 ओवर μ2 H2 के। और एक एम थीटा की वैल्यू अपने निकाली थी किसके, u डिवाइडेड बाई v के। तो यहाँ से अगर देखें तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो H2 ओवर H1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, μ1 डिवाइडेड बाई μ2 इंटू वी ओवर u के। क्योंकि ये दोनों देखो, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इट मीन्स दोनों के राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे अगर H2 ओवर H1 मिल रहा है आपको, तो ये क्या चीज़ थी, ये ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन था, यानी कि पार्शियल आवर्धन था। और ये हमने किसके इक्वल निकाला था, -F1 v डिवाइड बाई F2 u के। तो इट मीन्स ये टर्म और ये टर्म भी क्या होंगी, सेम होंगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये टर्म और ये टर्म मैच हो रही हैं। तो अगर ये टर्म सेम है तो इट मीन्स ये v और u और v डिवाइड बाई u कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पर रिलेशन क्या आ जाएगा, -F1 डिवाइड बाई F2 के इक्वल आ जाएगा μ1 डिवाइड बाई μ2। तो ये हमारा है फोकस दूरी के बीच में संबंध, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे या अपवर्तनांक पे, अलग अलग मीडियम के या अलग अलग माध्यम के। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन,
एक्सियल मैग्नीफिकेशन, यानी कि जो हमारे पास एक्सिस थी या सहयोगी अक्ष थी उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कि एक्सिस कहाँ थी, एक तो ये था और एक ये था। ये हमारे पास एक्सिस थी, ये x1 माइनस x1 था और ये हमारा प्लस x2 था। इनका आपको रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे हम जो अक्षीय आवर्धन है या एक्सियल मैग्नीफिकेशन है इसको हम डिनोट करते हैं MA से, और ये किसका रेशो होता है, ये DV डिवाइडेड बाई DU होता है। ओके, तो V और U की वैल्यू देखते हैं। V में देखो क्या क्या आ रहा है, ये पूरी लेंथ क्या है V है, और V में एक तो आ रहा है F2 और एक साथ में क्या आ रहा है X2 आ रहा है, तो X2 प्लस F2 हो गया ये। और U में देख लेते हैं क्या आ रहा है, U में क्या आ रहा है X1 F1 आ रहा है। ओके, यहाँ नेगेटिव मत लेना क्योंकि हमने डिफरेंस निकाल रहे हैं। D4 क्या होता है, डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हम अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये जो फोकल लेंथ होती है ये तो फिक्स होती है, जो यहाँ पे वेरिएबल्स है या जो अपने बदल सकते हैं वैल्यू, वो किसकी बदल सकते हैं, x1 और x2 की। जो लेंस होता है या फिर जो सिस्टम ऑफ लेंस होते हैं उनकी फोकस डिस्टेंस या फोकल लेंथ फिक्स होती है, ये आपको पता ही है। यानी फोकस दूरी क्या होती है, नियत होती है। और यहाँ पे जो चेंजेबल है या वेरिएबल है वो क्या है, x2 x1 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। रिजल्ट क्या आ जाएगा, dx2 ओवर dx1। न्यूटन्स लॉ से हमने देखा था कि x1 x2 का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, f1 f2 के। तो अगर यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव कर दें इसका तो u भी रूल लगेगा। यहाँ पे x1 को रख लिया x2 का डेरिवेटिव, प्लस x2 को रख लिया x1 का डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे अगर अपने x2 और x1 का रेशियो निकालना चाहते हैं तो इसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो dx2 ओवर dx1 इक्वल आ जाएगा माइनस x2 डिवाइड बाई x1 के। तो यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ अगर कंपेयर करें तो हमारे पास MA की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस x2 डिवाइड बाई x1 के। तो ये रिलेशन क्या है, हमारा एक्सियल मैग्नीफिकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लेटरल एक्सियल एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन, यानी पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन में संबंध। यानी हमने जितने भी यहाँ पे आवर्धन देखे थे, जितने भी मैग्नीफिकेशन देखे थे, उनका आपस में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं जो उन्होंने ड्राइव किए थे। एक तो MT किसके इक्वल था, माइनस f1 ओवर x1 के और माइनस x2 ओवर f2 के। MA किसके इक्वल अपने निकाला था, माइनस x2 ओवर x1 के, और MT अपने ने किसके इक्वल निकाला था, x1 डिवाइड बाई f2 या फिर f1 डिवाइड बाई x2। पहला रिलेशन तो ये है कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई कराने पे क्या होगा कि इसका और इसका जैसे ही उन्होंने मल्टीप्लाई कराया तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसको और इसको, तो इनके मल्टीप्लाई से क्या होएगा, x2 और x2 कैंसिल हो जाएंगे। x2 जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f1 डिवाइड बाई x1 आ जाएगा। और f1 डिवाइड बाई x1 यहाँ देखो तो किसके इक्वल है, MT के इक्वल है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया MA M और MT में, यानी कि लेटरल एक्सियल एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन में हमारे पास रिलेशन आ गया। इसके बाद एक रिलेशन आप निकाल सकते हो क्या, अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करा दो। इन दोनों का जब प्रोडक्ट कराओगे तो देखते हैं क्या बनेगा। हमने इसका और इसका प्रोडक्ट किया तो देखो यहाँ पर एक तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसको और एक मैं कंसीडर कर रहा हूँ इसको। तो इससे क्या होगा, x1 और x1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस f1 डिवाइड बाई f2। तो MT और MT का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस f1 डिवाइड बाई f2 के। एक और रिलेशन देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इस रिलेशन की बात करूँ तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं आराम से। आपको क्या करना है, MT की वैल्यू पुट करनी है इधर। MT की वैल्यू जब पुट कर दोगे और इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो अपने आप ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल सा है कि MA इक्वल होता है माइनस MT स्क्वायर इंटू F2 डिवाइड बाई F1 के। तो यहाँ पे हमारे पास ये जनरल रिलेशंस या सामान्य संबंध या व्यापक संबंध ओवर होते हैं। और आप यहाँ पे नोट्स बना लेना अपने अकॉर्डिंग, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट या मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू।